हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास में हमने कोशिका के आकार के बारे में पढ़ा था और आज की जो क्लास रहेगी वो है कोशिका की आकृति यानी कि सेल साइज को लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक क्या है? कोशिका की आकृति। अब कोशिका की आकृति में हमें ये देखना है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोशिका को नेक्ड आईज से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से, मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के बिना कोशिका को नहीं देखा जा सकता। अगर कोशिका को देखना है तो माइक्रोस्कोप में देखना ही पड़ेगा, ऐसे बिना माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। तो आप समझ सकते हो कोशिका का आकार बहुत छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होता है। कोशिका का आकार किस में चलता है? माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में। माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में। अब माइक्रोमीटर और नैनोमीटर दोनों लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो मैं भी आपको बता दूंगा। तो ध्यान रहे, कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में होता है, कोशिका की आकृति माइक्रोमीटर में होती है। अब इस लेक्चर में हमें यही पढ़ना है कि इस वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ये दोनों चीज़ें हमें प्लांट में भी देखनी है और ये दोनों चीज़ें हमें ह्यूमन में भी देखनी है। ठीक है, एनिमल में भी देखनी है और ह्यूमन में भी देखेंगे। तो देखो, अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका की, सबसे छोटी कोशिका, पहले मैं बात करें प्राणियों की। किसकी बात करें? इन एनिमल। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल, देखो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक प्रकार का क्या है? जीवाणु। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर। अगर प्राणियों की बात करें, पेड़ पौधों के अलावा, तो सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया की होती है, जीवाणु की होती है, जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। और उस कोशिका की जो साइज है वो है 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर। और अगर सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। वो भी कितना? 18 सेंटीमीटर। प्राणियों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे को माना जाता है, जिसकी साइज कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। तो ये तो बात थी किसकी? एनिमल में। अब बात करें हम किसमें? इन प्लांट के अंदर। तो प्लांट में सबसे स्मॉलेस्ट सेल, प्लांट में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो एक जलीय पौधा होता है, जलीय पौधा। जो वुल्फिया वंश का होता है, डकवीड्स। क्या नाम है उसका? डकवीड्स। ठीक है, एक जलीय पौधा है और इस जलीय पौधे का नाम क्या है? डकवीड्स। इसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। 300 से लेकर 400 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है। और सबसे लार्जेस्ट जो सेल है, सबसे लार्जेस्ट प्लांट के अंदर सबसे बड़ी कोशिका वो एक प्रकार का एल्गाई है, मतलब एल्गी है, शैवाल है, और उसका नाम है एसिटाबुलेरिया। बात समझ में आई? अगर प्राणियों की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। यही बात अगर हम प्लांट के लिए दोहराएं तो सबसे छोटी कोशिका एक वाटर प्लांट है, डकवीड्स। और अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो एक विशिष्ट प्रकार का एल्गाई है, शैवाल है, एसिटाबुलेरिया। शैवाल जानते हो ना, बारिश के दिनों में जो हरे रंग की काई जम जाती है वो शैवाल ही है, और उनको पेड़ पौधों में मानते हैं हम। अगर यही चीज़ हम किसके लिए अप्लाई करें? ह्यूमन के लिए, इन
हमारे अंदर, तो ह्यूमन के अंदर देखो सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ह्यूमन के अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है शुक्राणु। कौन सी? शुक्राणु। और सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो होती है ओवम, मतलब अंडाणु। अगर ह्यूमन की बात करें, हमारी बात करें, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है? शुक्राणु। जो नर युग्मक, नर का जो नर युग्मक शुक्राणु होता है, नर युग्मक, वो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। और महिलाओं में अंडाणु, देखो अंडाणु महिलाओं में पाया जाता है और शुक्राणु नर में पाया जाता है, ठीक है, या ऐसे मान सकते हैं हम पुरुष में पाया जाता है। तो ये पुरुष का नर युग्मक है, ये महिलाओं का नर युग्मक है, सॉरी महिलाओं का मादा युग्मक है। तो ये दोनों अपने आप में स्पेसिफिक है, मतलब पुरुषों का जो नर युग्मक है स्पर्म वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और फीमेल का जो फीमेल गैमेट है, जो मादा युग्मक है ओवम, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है इन ह्यूमन। समझ में आ गई होगी बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कोशिका की आकृति को लेकर। अब इस चैप्टर का मेन पड़ाव चालू होने वाला है, कोशिका के भाग, वो स्टार्ट करते हैं। कोशिका के भाग, देखो पार्ट ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ कोशिका के भाग। तो कोशिका को कितने भागों में बांटा है? बेसिकली कोशिका के मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले जो सबसे मुख्य भाग है कोशिका का वो है सबसे बाहर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। उसके नीचे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। नंबर 3 पर केंद्रक और नंबर 4 पर कोशिका द्रव, सॉरी नंबर 3 पर कोशिका द्रव, और सबसे लास्ट में केंद्रक। इन 4 चीजों से मिलकर बनी हुई है कोशिका। कितनी चीजों से मिलकर बनी हुई है कोशिका? 4 चीजों से। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। इनको 1 बाय 1 हमें स्टडी करते हुए चलना है। इसमें जो सबसे मेन पार्ट है, मेन का मतलब सबसे बड़ा पार्ट, वो तो और तो फिर भी छोटे छोटे, कोशिका द्रव सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि इसके साथ साथ ही कोशिका के अंग भी पढ़ाए जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखो, पहला पोर्शन कौन सा है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात यह है कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही प्रेजेंट है। जंतु कोशिका में, यानी कि हमारे अंदर या जानवरों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति ओनली प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका में ही प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। पेड़ पौधों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक एक्सेप्शन और है, बैक्टीरिया। जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति क्या होती है? प्रेजेंट है। ध्यान देना, यानी कि प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया और
पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अब सुनो, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एक तो सेल्यूलोस प्लस हेमीसेल्यूलोस प्लस पेक्टीन, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और पेक्टीन, ये सब कार्बोहाइड्रेट के टाइप है और इससे मिलकर बनी होती है कौन? कोशिका भित्ति। इन पदार्थों से कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति के कार्य हमारे अंदर तो पाई नहीं जाती, पेड़ पौधों में पाई जाती है, बाकी जीवाणुओं में पाई जाती है। पहला काम, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 2, कोशिका को आकार प्रदान करती है। बात समझ में आ रही है? पेड़ पौधों में जो सबसे बाहर वाली परत होती है, तना ले लो या पत्तियां ले लो या जड़ें ले लो, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, परत है, वो किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति की। और कोशिका भित्ति एक सबसे सॉलिड सब्सटेंस, सबसे मजबूत पदार्थ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टीन की बनी होती है। तो ये तीनों मजबूत पदार्थ है, इससे कोशिका भित्ति बनी है। कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती है। तो बताओ पेड़ पौधों की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी? सुरक्षा किससे होगी? किसी जानवर से, धूप से, हवा से, पानी से, आंधी तूफान, इन सब से कोशिका भित्ति पादप कोशिका की क्या करती है? सुरक्षा करती है। यानी कि पेड़ की क्या करती है? सुरक्षा करती है। कोशिका को आकार प्रदान करती है। अब जैसे कोशिका भित्ति वैसे कोशिका का आकार। मान लो अगर कोशिका भित्ति गोलाकार है तो इसका आकार तो कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा ना। अगर कोशिका भित्ति ऐसे स्क्वायर शेप में है तो कोशिका का आकार भी कैसा हो जाएगा? वर्गाकार। कोशिका भित्ति ऐसे आयताकार शेप में है तो आयताकार। कोशिका भित्ति अगर ऐसे बेलनाकार शेप में है तो कोशिका का आकार कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये बाहर वाली परत बना रही है। जैसे मान लो कमरे की परत कौन बनाती है? दीवारें बनाती है। तो जैसे दीवारों का आकार होता है वैसे कमरे का आकार हो जाता है। अगर दीवार गोल बना दो तो कमरा गोल। वैसे अगर कोशिका भित्ति जिस तरीके से अपने आप को ढाल लेगी, चाहे गोलाकार हो, वर्गाकार हो या आयताकार हो, उसी का ही आकार ले लेगी कौन? कोशिका। आ गई बात? तो दो काम करती है, एक तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है और एक कोशिका को आकार दे रही है। बात समझ में आ गई होगी? हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है कोशिका भित्ति सबसे बाहर वाला लेयर है। पारगम्य का मतलब कोई भी पदार्थ कोशिका भित्ति के अंदर आ सकता है, कोई भी पदार्थ कोशिका भित्ति से बाहर जा सकता है। क्योंकि जैसे मान लो ये कोशिका है, अभी चारों तरफ कोशिका भित्ति, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऐसे। इन छिद्रों के माध्यम से कोई भी पदार्थ अंदर आ सकता है, कोई भी पदार्थ बाहर जा सकता है। कोशिका भित्ति किसी को भी नहीं रोकती, वो पारगम्य है। मतलब कोई भी उसको पार करके जा सकता है, आर कर सकता है, कोई भी उसको आर पार हो सकता है कोई भी पदार्थ। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्राणियों में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती जबकि पेड़ पौधों में ही कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्वेश्चन समझ में आया? जंतुओं में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती जबकि पेड़ पौधों में ही कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो इसका तो सीधा सा आंसर है। देखो, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जी बिल्कुल पाई जाती है, और वो उनकी सुरक्षा करती है। तो सुनो, पेड़ पौधों की अगर बात करें तो पेड़ पौधे एक जगह पर स्थिर रहते हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, किसी भी प्रकार का मौसम हो, पेड़ को वहीं रहना है। ऐसा नहीं कि बारिश आ गई तो पेड़ उठ के भाग गया, धूप लग रही तो पेड़ छाया में चला गया, या सर्दी लग रही है तो पेड़ धूप में। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। कोई सा भी सीजन हो, पेड़ अपनी जगह पर रहता है ना। तो इन विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ये जो नेचुरल
डिजास्टर है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे पादप की सुरक्षा कौन करती है? एक ही आंसर है, कोशिका भित्ति करती है। कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। जबकि अगर बात करें ना प्राणियों की या जंतुओं की, जैसे हमारी बात करें, हम तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। जैसे हमें धूप लग रही है, छाया में जाके बैठ जाओ, और अगर आपको सर्दी लग रही है, धूप में आ जाओ, बारिश लग रही है, अंदर चले जाओ, तेज हवा चल रही है, अंदर जाके बैठ जाओ। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से हम अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते। तो उनका बचाव करने के लिए कुदरत ने उनको क्या दे दिया? कोशिका भित्ति। और जबकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कोशिका भित्ति वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नंबर 2 पे चलते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखो, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब ध्यान देना, कोशिका झिल्ली दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, भले जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, दोनों कोशिका में क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल, दोनों में ही कोशिका झिल्ली क्या होती है? प्रेजेंट। अगर प्लांट की बात करें ना, तो पहले तो कोशिका भित्ति और फिर उसके नीचे कोशिका झिल्ली। जैसे मैं 2 डायग्राम बनाऊं, एक डायग्राम तो ये रहा और एक डायग्राम ये रहा। मान लो ये R है और ये S है, ठीक है, ये R और ये S है। तो आप बताओ, इन दोनों में से पादप कोशिका कौन सा है और इन दोनों में से जंतु कोशिका कौन सी है? तो जो डबल लेयर नजर आ रही ना, एक तो कोशिका झिल्ली और एक कोशिका भित्ति, यहाँ पर एक ही झिल्ली नजर आ रही, तो आप बता सकते हो तो डबल झिल्ली तो पादप में होती है। यहाँ पर S तो क्या है? पादप कोशिका। कौन सी कोशिका? और R क्या है यहाँ पे? जंतु कोशिका। बात समझ में आई? इसको जंतु कोशिका इसलिए बोला क्योंकि सिंगल है, और सिंगल लेयर का मतलब यह है ओनली कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति नहीं है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे देखो। नंबर 2, कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली की जो मोटाई है वो 7 से 8 नैनोमीटर होती है। 7 से 8 नैनोमीटर, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 70 से 80 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम? 10 एंगस्ट्रॉम। तो कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 7 से 8 नैनोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर से भी कम। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। देखो ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, इसीलिए इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है, इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कैसे? तो ध्यान देना, इससे पहले अगर बात करें ना, कोशिका भित्ति वो तो पारगम्य थी, ये अर्ध पारगम्य मतलब आधी पारगम्य, आधे पदार्थों के लिए ही यह उपलब्ध है। हर कोई कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं आ सकता। जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली, अब इसके अंदर बिल्कुल स्मॉलेस्ट ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल
छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, अर्धपारगम्य का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ कोशिका झिल्ली की अनुमति के अलावा कोशिका झिल्ली की अनुमति के बिना अंदर नहीं आ सकता। मतलब हर पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं जा सकता। कोशिका झिल्ली के अंदर वही पदार्थ जाएगा जिसकी कोशिका को जरूरत है। ऐसे मान लो कोई भी पदार्थ अंदर आ गया ऐसे, तो इसमें वही पदार्थ अंदर आएगा जिस पदार्थ की कोशिका को क्या है, जरूरत है। जैसे मान लो उपयोगी चीजें, कहने का मतलब ये है कि जो यूजफुल प्रोडक्ट है, जो उपयोगी चीजें हैं, वही कोशिका झिल्ली के अंदर जा सकती है। अनुपयोगी चीजें कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं जा सकती। सभी पदार्थों के लिए कोशिका झिल्ली पारगम्य नहीं है। जिन पदार्थों की कोशिका को आवश्यकता है, जो लाभदायक है, वही पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकते हैं। अन्यथा देखो, एक लेयर तो ये तो कोशिका भित्ति और ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति की तरफ से तो कोई भी अंदर आ जाओ, कोशिका भित्ति किसी को भी नहीं रोकती, वो सबके लिए पारगम्य है। लेकिन कोशिका झिल्ली सबके लिए पारगम्य नहीं है। कोशिका के लिए जो चीज काम की है, जो पदार्थ कोशिका के लिए उपयोगी है, उन्हीं पदार्थों के लिए कोशिका झिल्ली क्या होती है, पारगम्य होती है। जैसे जल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंदर आ सकते हैं और यही बाहर जा सकते हैं, अन्यथा किसी के लिए उपयोगी नहीं है। तभी तो कोशिका झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली क्यों कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि कोशिका झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अपने अंदर आने देती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। बात समझ आई? कोशिका झिल्ली कुछ उपयोगी, कुछ गुणकारी और कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर अर्थात कोशिका झिल्ली के अंदर आने देती है। इसी कारण कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। आगे बात समझ? देखो, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका, कोशिका झिल्ली सब में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली की मोटाई 7 से 8 नैनोमीटर। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य कहते हैं और अर्धपारगम्य होने के कारण इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। एक चीज का और ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली के कार्य, काम वही है जो कोशिका भित्ति के। पहला काम, कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा, कोशिका को आकृति प्रदान करती है। बात समझ आ रही होगी? कोशिका झिल्ली के भी वही काम है जो कोशिका भित्ति के काम थे। कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका को आकार प्रदान करती है। तो ये तो बात हो गई कोशिका झिल्ली को लेकर। अब हमें क्या पढ़ना है, कोशिका झिल्ली का आकार कोशिका झिल्ली की संरचना, कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है और उसकी शेप क्या होती है, साइज क्या होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।